चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ रेशियो चैप्टर के बारे में, राइट। तो ये कंप्रिहेंसिव रिवीजन सेशन रहने वाला है आप लोगों का, राइट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट टाइम कभी तो भी रेशियो के बारे में पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा। इफ स्टिल अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर देख रहा है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बेसिक्स के साथ बट थोड़ा फास्ट में चीज़ों को रिकॉल करूं, ताकि ये पूरा सेशन आप लोगों को एक न्यू लर्निंग और कैसे रेशियोज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसकी क्लियरिटी प्रोवाइड कर सके। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर रेशियो एनालिसिस में कौन से रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, राइट। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का बेसिकली अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो रेशियो मतलब होता है दो अलग अलग वेरिएबल का कंपैरिजन करना, एंड उन कंपैरिजन से जो आउटकम आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियोज बोलते हैं। और फाइनेंशियल रेशियोज का मतलब होता है हम हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं? इवोल्यूएट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम कितना अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, कितना खराब बिजनेस कर रहे हैं, या क्या करना चाहिए। तो रेशियोज हमें समरी फॉर्म में हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पूरा एक समराइज या एक ब्यौरा प्रोवाइड कर देता है। एक समरी फॉर्म में आपको डिटेल दे देता है, मतलब एक शब्द में वो बहुत कुछ बयां कर देता है। कौन? रेशियो। तो रेशियो के अपने अलग इंपॉर्टेंस है, मैं थ्योरी वगैरह के बारे में भी चर्चा नहीं करूंगा। नाउ मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ। रेशियो को अगर हम क्लासिफाइड करें सो अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने रेशियो को बांट रखा है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने रेशियो को बांट रखा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और अर्निंग रेशियो। ऐसे हमने कुछ कैटेगरीज बना रखी है, राइट। और इन कैटेगरीज के अंदर हम अलग अलग प्रकार के रेशियोज को क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। आप लोगों को फॉर्मूला और बेसिक टर्मिनोलॉजीज का अगर नॉलेज है तो आप लोग इजीली रेशियो के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर्मूले पर जाने से पहले आप लोगों के साथ पहले कुछ बेसिक चर्चा करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को फॉर्मूलेज इजीली क्लिक हो सके। देखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल रेशियो के बारे में, राइट। किसके बारे में? फाइनेंशियल रेशियो के बारे में। और इस फाइनेंशियल रेशियो में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका इनकम स्टेटमेंट, एक होता है आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसको कि हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या भी बोला सकते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसको इसका नॉलेज अच्छा है उसके लिए रेशियो चैप्टर के अंदर की टर्मिनोलॉजीज को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी चीज बैलेंस शीट, और दूसरी चीज होती है बैलेंस शीट, जिसके अंदर आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट। तो बैलेंस शीट्स के अंदर हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देखने को मिल जाती है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है? आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम। क्या देखने को मिल जाता है? एक्सपेंसेस एंड इनकम। मतलब पूरा का पूरा ये जो रेशियो चैप्टर है चार चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा: खर्चे, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटीज, राइट। और जिन लोगों ने फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा है, सीख रखा है, उनके लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा फिर चीजों को समझना। तो अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, या उसी को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट। तो मैं यहां पर ट्रेडिशनल तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं। किसका? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, करेक्ट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका फॉर्मेट कुछ हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। हालांकि आप लोगों को एग्जाम में हो सकता है मैं जिस फॉर्मेट में बता रहा हूं इस फॉर्मेट में आ जाए, या हो सकता है इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाए, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। देखो, सेल, राइट। सेल मतलब होता है जितने का सामान आपने बेचा है। सपोज करो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 लाख का सामान हमने बेचा है, उसमें से हो सकता है कुछ माल वापस आ गया हो, जिसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो सेल्स में से मैं बोलता हूँ कि चलो 10,000 1,10,000 का 10,10,000 का सामान बिका था, जिसमें से 10,000 का सामान क्या हो गया था? वापस आ गया था। तो नेट सेल कितने का कहलाएगा? 10 लाख का, राइट। नेट सेल कितने का कहलाएगा? 10 लाख का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सेल। अच्छा, उसके अलावा
क्लोजिंग स्टॉक भी होता है हमारे पास, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ दिया जाता है, क्रेडिट साइड में। सपोज करो हमारे पास 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, करेक्ट। उसके अलावा डेबिट साइड में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। सपोज करो हमारे पास 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक था। उसके अलावा डेबिट साइड में परचेस आ जाता है आपका, खर्चे, राइट। और समटाइम परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करो तो नेट परचेस आता है। चलो मैं नेट परचेस की अमाउंट आपको यहाँ पर बोल देता हूँ कि 4 लाख रुपए है। नेट परचेस की अमाउंट कितनी है, 4 लाख। उसके अलावा फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि वेजेस, जैसे कि ऑक्ट्राय, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे कि कैरियज इनवर्ड, सिर्फ कैरियज या फिर कैरियज इनवर्ड। तो ये ऐसे कुछ खर्चे हैं जो डायरेक्ट नेचर के, कलेक्टिवली मैं बोलता हूँ सारे खर्चे मिलाकर 1 लाख रुपए के खर्चे हो जाते हैं, करेक्ट। तो इतना सब नेट ऑफ करने से मुझे यहाँ से क्या पता चल जाएंगी, कुछ इनकम के बारे में पता चल जाएगा, कुछ प्रॉफिट के बारे में पता चल जाएगा। ये जो क्रेडिट साइड होता है जनरली ये इनकम को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो डेबिट साइड होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, बराबर। अगर मैं टोटल मारूं तो 10 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर 12 लाख हो गया। कितना हो गया, 12 लाख। अब 12 लाख में से इधर के अगर मैं खर्चों को माइनस कर दूं, 12 में से 6 लाख के अगर खर्चों को माइनस कर दूं तो 6 लाख बचता है क्या। तो ये जो 6 लाख बैलेंस बचा, इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब हम हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए लग जाते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, 6 लाख रुपए। और हो सकता है इधर कुछ और खर्चों के बारे में आपको जानकारी दे दे, जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सपोज करो 1.5 लाख रुपए दे दिया आपको। हो सकता है आप लोगों को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे दे दे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे दे। सपोज 50,000 रुपए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे दे दिया। या उसके अलावा हो सकता है आप लोगों को क्या दे दे, फाइनेंस कॉस्ट दे दे। हो सकता है आप लोगों को 40,000 का क्या दे दिया, फाइनेंस कॉस्ट। उसके अलावा हो सकता है कुछ लॉस वगैरह के बारे में बोल दे, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने पर करीबन 10,000 का लॉस हो गया, हो सकता है ऐसा आपको जानकारी दे दे, राइट। तो ये कुछ खर्चों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दे देगा। तो फिर अगर हम इसका नेट ऑफ करें, अच्छा हो सकता है इधर भी कुछ इनकम के बारे में जानकारी दे दे, लाइक प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कोई एसेट्स को बेचा, उसमें सपोज करो आपका 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उसके बारे में जानकारी दे दिया। नाउ अब अगर हम टोटल मार के यहां से अगर कुछ बैलेंस निकालने की कोशिश करें तो 6 लाख प्लस 20,000 कितना होता है, 6 लाख। और 6,20,000 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1.5, ये हो गया आपका 50, 2 लाख, 2.5 लाख टोटल माइनस करना है क्या। तो 6,20,000 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 2,50,000, तो 3,70,000 का बैलेंस बचेगा क्या। इस बैलेंस को हम लोग नाम देते हैं नेट प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। यही सेम चीज अगर मैं वर्टिकल फॉर्मेट में बनाता तो कैसे बन जाता। ये हो गया फॉर्मेट आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। पुराने समय पे ऐसे फॉर्मेट चला करते थे। नाउ अभी इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट थोड़े बदल गए हैं, चीजें वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। अगर यही सेम डेटा को मैं वर्टिकल फॉर्मेट में लिखूं तो उसको नाम दे दूंगा इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब जनरली इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इनकम से रिलेटेड चीजें लिख लेते हैं। तो इनकम में मेरे पास एक सेल आ गया था, ठीक है, जिसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारे पास नेट की अगर बात करूं तो नेट सेल कितना दे रखा है, 10 लाख का। नेट सेल कितना, 10 लाख। उसके अलावा फिर हम लोग अदर इनकम ले लेते हैं, बरोबर। क्या ले लेते हैं फिर हम लोग, अदर इनकम।
तो अदर इनकम में हमारे पास देखोगे तो ये 20,000 दिखेगा, जो कि किस नाम से आया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स के नाम से 20,000 रुपए, बरोबर। इस तरीके से 10,20,000 की टोटल क्या हो जाती है हमारे पास, इनकम आ जाती है। टोटल इनकम 10,20,000। और फिर इसके बाद हम लोग हमारे एक्सपेंसेस वाले हेड शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं आप लोगों का, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, राइट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर हम लोग क्या क्या चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। इसी को रेशो चैप्टर में हम लोग सीओजीएस के नाम से भी जानते हैं, सीओजीएस, शॉर्ट में इसको हम लोग सीओजीएस भी यहां पर बोल सकते हैं। तो सीओजीएस जनरली कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें हमारा सीओजीएस पता चल जाएगा। तो अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 4 लाख का परचेस, मतलब 1 लाख और 4 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, और 6 लाख में से ये क्या आ गया आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो 4 लाख का हमारे पास क्या आ गया, ये वाला खर्चा आ गया सीओजीएस के नाम से, बरोबर। और उसके अलावा फिर अदर खर्चे और दिए थे, जैसे कि क्या खर्चा दिया था आपको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा दिया था, कितना, 1,50,000। फिर आप लोगों को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया था, कितना, 50,000। और उसके अलावा फिर ये 40,000 का फाइनेंस कॉस्ट भी दिया था, करेक्ट, कितने का, 10,000 का। एंड उसके अलावा बस खत्म, लॉस था एक, सॉरी ये 40,000 का था और लॉस था 10,000 का, करेक्ट। तो ये पूरे खर्चों के अगर टोटल मार दूं, 4 लाख प्लस ये 2 6 लाख प्लस ये 50, 6.5 लाख टोटल होती है क्या। तो टोटल खर्चे कितने हो गए हमारे सामने, 6.5 लाख के एक्सपेंसेस, जबकि टोटल इनकम कितनी थी, 10,20,000। तो 10,20,000 में से 6,50,000 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे सामने एट द एंड नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3,70,000। तो फिगर वही मिला क्या, बस लिखने का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो। तो आइदर आपको एग्जाम में इस फॉर्मेट में दे चाहे इस फॉर्मेट में दे, इनकम स्टेटमेंट की एक जानकारी होगी। और इस इनकम स्टेटमेंट से हम कुछ रेशो सीखते हैं। जैसे सर कौन कौन से रेशो सीखते हैं, तो बेटा यहां से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो यहां से हम लोग कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में सीखते हैं सर। जैसे कि बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है कि आप कितना ग्रॉस प्रॉफिट, कितना % ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हो अपने सेल्स के ऊपर, मतलब कितने का सामान बेचते हो उस पर आपका ग्रॉस मार्जिन कितना रहता है। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए इसके लिए, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। क्या हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पता था, 6 लाख, क्या हमें हमारा नेट सेल पता था, 10 लाख, इनटू 100। तो क्या हम हमारा परसेंटेज निकाल लेंगे, यस। कितना % आ जाएगा, 60% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है क्या, 60% का क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है। क्लियर है बात। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए देखो, अब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दे दिया था, समटाइम हो सकता है कि आपको डायरेक्टली ना दिया हो, तो फिर वैसे कंडीशन में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका समझ लो कि भाई अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना भी दिया हो तो कैसे निकालेंगे, नेट सेल में से क्या माइनस कर देंगे, सीओजीएस को, करेक्ट। अच्छा, नेट सेल कैसे निकलता है, तो मैं नेट सेल की अगर डिटेल की बात करूं तो सेल्स में से क्या माइनस कर देना, सेल्स रिटर्न, तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट सेल। और सीओजीएस कैसे निकलता, तो ओपनिंग स्टॉक में प्लस कर देने का परचेस और प्लस कर देने का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम में क्या क्या आ जाएगा, वेजेस, कैरियज, ऑक्ट्राय, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें कहाँ जाएगी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर,
राइट, और माइनस क्या कर देंगे इसमें से, तो आपको सीओजीएस के बारे में मिल जाएगा, बरोबर कर लो। अच्छा, तो ये तो हो गई चर्चा किससे रिलेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड। क्या इसी तरीके से हम हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकाल सकते हैं? क्या हम हमारा नेट प्रॉफिट कितना परसेंट होता है जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, ये अधिकार, ये फॉर्मूले के साथ हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालने का या नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अच्छा, क्या इस अगेन सवाल में हमें नेट प्रॉफिट के बारे में पता है? 3,70,000 था क्या, और हमारा सेल कितना था 10 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा 37%। क्या फिर से यहां पर अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट के बारे में कि नेट प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था, तो अगर आपको याद होगा, आप नेट सेल में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। नेट सेल में से आप क्या कर दो, टोटल सेल को माइनस कर दो। वही किया था ना हमने, 10 लाख में से पूरे खर्चे को माइनस कर दिया था। अच्छा, नेट सेल कैसे निकलता है वो तो मैंने आपको यहां बता दिया ऑलरेडी। सेल्स में से क्या माइनस कर देने का, सेल्स रिटर्न, तो क्या निकल जाएगा नेट सेल। अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो टोटल कॉस्ट को भी निकालने का हमारे पास तरीका है। हमने खर्चों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। कौन सी सर 3 कैटेगरी? पहला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। पहली कैटेगरी हमारे खर्चे की हमने कौन सी बना दिया, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लस दूसरा हमने बना दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 खर्चे आते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, और फाइनेंस कॉस्ट। ये तीनों खर्चे कहां आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। और तीसरा खर्चा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तीसरा खर्चा कौन सा होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जैसे कि आप लोगों ने सीओजीएस के बारे में ऑलरेडी जानकारी ले रखी है, ये फॉर्मूला, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बता दूं ओरली आपको। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे प्लस आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे प्लस आपके फाइनेंस के खर्चे। ये तीनों खर्चों को जोड़ देना तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। और नॉन ऑपरेटिंग में जनरली क्या आ जाता है आप लोगों का, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, राइट। ऐसे खर्चे जो इवेंचुअली होते हो, जो रेगुलर नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं, वैसे खर्चों को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो होप आप लोगों को ये तीनों खर्चों की कैटेगरी समझ में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कई बार आप लोगों को एक और रेशियो के बारे में बोलता है। सर कौन से रेशियो के बारे में, तो अगला आप लोगों को कई बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में बोलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो बड़ा ही सिंपल है, कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूला लॉजिकली आप खुद देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब यहां पर सवाल आएगा कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। चलिए, तो यहां पर भी अब देखो, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो सवाल में शायद ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो डायरेक्टली नहीं पता, बट हमें तरीका पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। सो मैं यहां पर आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। 2 तरीके हैं। पहला तो सेल में जब बोलूं समझ जाना, नेट सेल की बात कर रहा हूं। सेल में से सीओजीएस माइनस कर दिए। अच्छा सर लेकिन सेल में से सीओजीएस माइनस करने पे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। हाँ रुको तो सही, सीओजीएस में एक और खर्चा जोड़ दो, क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो जब सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब जुड़ता है ना, इन दोनों खर्चों की टोटल को ही हम एक नाम देते हैं, इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। व्यापार को ऑपरेट करने के लिए इतनी कॉस्ट लगने वाली है, इसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। इतनी बात समझ में आई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे सामने कैसे आएगा, सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देना, ये दोनों को जोड़ने पर ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएंगी, और सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे इस हमारे एग्जांपल में 10 लाख का नेट सेल था हमारे सामने,
बरोबर। हमने सीओजीएस आई थिंक सो निकाला था कहीं पर, नहीं भी निकाला होगा तो निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से सीओजीएस कितना आया था आप लोगों का, 6 लाख का सीओजीएस था क्या? कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया आपका 6 माइनस 2, मतलब 4 लाख का ऑपरेटिंग को आपका सीओजीएस था क्या? 4 लाख का क्या था? सीओजीएस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने कहा हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लेंगे और फाइनेंस कॉस्ट के लेंगे। तो वो तीनों खर्चों को भी देख लो, 1.5 लाख, 50,000, 40,000, तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 2,40,000 बराबर। तो 2,40,000 कौन सा खर्चा हो गया? ऑपरेटिंग। तो कुल मिलाकर 10 लाख में से हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी माइनस हो जाएंगी? 4 लाख प्लस 2,40,000, मतलब कि 6,40,000। तो हमारा आउटकम कितना आ जाएगा अगर माइनस करते हैं? 3,60,000। ये हमारा कौन सा प्रॉफिट निकल गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया, राइट। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया तो क्या अब ऑपरेटिंग रेशियो निकाला जा सकता है? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 36%। कितना परसेंट आ जाएगा? 36%, करेक्ट। तो इसको कौन सा रेशियो बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, इसके अलावा एक और कभी कभार रेशियो दे दिया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी में से, और उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो। चौथा रेशियो कौन सा आ सकता है एग्जाम में? ऑपरेटिंग रेशियो, करेक्ट। तो अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों का? तो इसका फॉर्मूला बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब सर इनटू 100, सर ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब अब भी तो बताया आपको, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को जोड़ देने का, डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, करेक्ट। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करना, नहीं तो क्या होगा कई बार क्वेश्चन में ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से खर्चा देता है, हम सिर्फ वही लिख कर आ जाएंगे यहाँ पर, जबकि ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे नहीं निकलता, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से नहीं निकलता, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सीओजीएस जोड़ते तब ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। चलो, तो इस एग्जांपल में हमने सीओजीएस ऑलरेडी निकाल के रखा है क्या? 4 लाख था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमने निकाल रखा है कितना? 2,40,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल भी हमें पता है 10 लाख का इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 6,40,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, कितना परसेंट? 64%। कितना परसेंट? 64%। ये क्या निकल गया? 64% ऑपरेटिंग रेशियो। क्या निकल गया? ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये कुछ बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड रेशियोज है। और एक लास्ट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं, एक्सपेंसेस के मामले में आपको कोई भी एक आधा रेशियो पूछ सकता है। किस नाम से? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में भाई कोई भी एक्सपेंसेस उठाकर दे देगा, हो सकता है आपको बोल देगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो निकालो। तो कैसे निकाल लेंगे फिर? इसका लॉजिकली फॉर्मूला क्या बना लेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब सवाल में जरा चेक कर लो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से कितना खर्चा है? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल कितना है? 10 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 15%। एंड सो ऑन। इसी तरीके से जितने भी खर्चे आएंगे, खर्चा डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में पता चल जाएगा, राइट। तो इस एक एग्जांपल से मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाली बात है ये समझा पाया हूं, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी रेशियो के बारे में मैंने चर्चा किया आपके साथ? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात किया क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की बात किया क्या? जिसको हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये सिर्फ किस नाम से भी आ जाता है? ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात किया क्या? नेट प्रॉफिट रेशियो की बात किया क्या? फॉर्मूले भी आप साइड में देख सकते हो, सिमिलर है, करेक्ट। इतनी बात क्लियर आप लोगों को। और उसके अलावा एक्सपेंसेस रेशियो की बात किया, ये 5। इसके अलावा पांचवी कौन सी चर्चा की आपके साथ मैंने? एक्सपेंसेस रेशियो। तो जो भी एक्सपेंसेस का रेशियो निकालना है, एक्सपेंसेस
डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। डन। आपने एक बात नोटिस किया क्या सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमेशा बेस क्या है, नेट सेल, और जिस चीज का रेशियो निकालना है वो आपका आ जाता है, देन बेस क्या रहेगा आपका, नेट सेल, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी या जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसका कॉमन बेस ही क्या होता है, नेट सेल, बराबर, इसलिए हमने बेस में क्या रखा, नेट सेल को रखा है। तो उम्मीद करता हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाले पॉइंट में कभी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा सर, इतना एग्जाम में आएगा क्या? टोटल हमारे पास 4-5 अलग अलग कैटेगरीज के जो रेशियो, उनमें से जैसे भी हमने 5 पढ़ लिया एक एग्जांपल के लिए, इसमें से कोई एक या दो आपके एग्जाम में आएगा। लाइक आपको सिर्फ बोल देगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो, या बोल देगा नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, या ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, काइंड ऑफ इस तरीके से। तो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को लेकर जो एक बेसिक डिस्कशन करना था वो डिस्कशन यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा दूसरे लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। करेक्ट, हम नेक्स्ट किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट कि लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब क्या होता है और यहां हम लोग अब किस चीज की बात करेंगे। तो आ जाते हैं इसके लिए फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, और मैं आगे के सारे रेशियोज को समझाने से पहले आप लोगों को एक बार मैं बैलेंस शीट के बारे में बता दूं। बैलेंस शीट जो कि हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट। तो यहां पर भी मैं बैलेंस शीट के आपको दोनों एस्पेक्ट बता देता हूं, एक पुराने फॉर्मेट में भी और बैलेंस शीट एक न्यू फॉर्मेट में भी। मैं दोनों फॉर्मेट में आपको बताते हुए चलता हूं, बैलेंस शीट ओल्ड फॉर्मेट में भी और न्यू फॉर्मेट में भी। करेक्ट। तो पहले मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए बैलेंस शीट जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो हम लोग बनाते हैं जिस पैटर्न पे या जिस फॉर्मेट में, पहले उसकी एक चर्चा कर लेता हूं। थोड़ी रफ चर्चा करूंगा, एकदम ज्यादा मैं डिटेल्ड यहां पर आप लोगों को फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, जो कि हम लोगों को कहां बनाना पड़ता है, फाइनल जो अकाउंट्स होते हैं उसमें जो करना पड़ता है, राइट। चलो, सो सबसे पहले हम लोग यहां शुरुआत किससे करते हैं बैलेंस शीट में, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ये मेन हेडिंग होती है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के नाम से, क्योंकि लाइबिलिटी वाली साइड चलती है। और इसमें सबसे पहला जो हेड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड होता है। फिर उसके अंदर आइटम्स आते हैं लाइक शेयर कैपिटल, आपका रिजर्व एंड सरप्लस, राइट, इस तरीके से। दूसरा होता है हमारे सामने नॉन करंट लाइबिलिटी, मैं मेन हेड लिख रहा हूं यहां पर। दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर जनरली आपके डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सारी चीजें आ जाती है। तीसरा मेन हेड होता है इधर करंट लाइबिलिटी। हाँ, आपको करंट लाइबिलिटी के अंदर की डिटेल्स पता होना जरूरी है। वैसे शेयर होल्डर के अंदर की भी डिटेल पता होना जरूरी है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं रेशियो में शेयर होल्डर के अंदर की डिटेल्स भी जरूरी होती है। तो यहां मैं उसके अंदर की अगर डिटेल की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो मेन चीज होती है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी चीजें इंक्लूड हो जाती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर जनरली हमने देखा है डिबेंचर या किसी भी प्रकार के बैंक से आपने लोन लिया हो या कोई लॉन्ग टर्म के लिए लोन वगैरह लिया हो, राइट, बॉन्ड वगैरह इशू किया हो, तो ये सब हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। और अगर मैं करंट लाइबिलिटीज की बात करूं तो यहां पर आपके पास आ जाते हैं क्रेडिटर्स, उसके अलावा बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने कोई बोरोइंग वगैरह कर रखा हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो आ जाएंगी आपकी। उसके अलावा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ऐसे कुछ आइटम्स है जो हम काय में कंसीडर करते हैं एज अ करंट लाइबिलिटी। अच्छा, इसके बाद जब हमारी ये लाइबिलिटी साइड खत्म हो जाती है तो फिर हम कौन से साइड चलते हैं, एसेट्स। और एसेट्स में भी मेन जो बड़ी कैटेगरी है वो दो मेन बड़ी कैटेगरी के, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, दो मेन कैटेगरी हो गई। पहली कौन सी, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, ये सारे आइटम्स आ जाते हैं। और दूसरा हमारे पास होती है कौन सी एसेट्स, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की अगर मैं चर्चा करूं तो करंट एसेट्स के अंदर आपके पास कैश, बैंक,
बिल रिसीवेबल, अच्छा ऊपर में हाँ लिखा है इन्वेंट्रीज मतलब कि स्टॉक्स, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं इसी को, डेटर्स भी कहा जाता है आप लोगों का, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन एंड एडवांसेस वगैरह दिया हो तो, ये सारी आपकी कैसी एसेट्स हो गई, करंट एसेट्स हो गई, करेक्ट। तो ये आप लोगों को बैलेंस शीट्स के आइटम पता होने चाहिए। अच्छा यही सेम चीज आपको या तो वर्टिकल फॉर्मेट में देंगे या सेम चीज को ऐसे टी डायग्राम में दे देंगे। इस साइड में जनरली क्या होती है आपकी असेट, इस साइड में क्या होती है आपकी लाइबिलिटी। यहां हो जाता है आपका पहला शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर होल्डर फंड के बाद दूसरा आ जाता है आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फिर हो जाता है आपके पास करंट लाइबिलिटीज। क्या हो जाता है, करंट लाइबिलिटीज। और उसी तरीके से इधर की बात करूं तो नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से एक रफली मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने क्या कर दिया, ड्राफ्ट कर दिया है। अब यहां से लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपको कौन कौन से रेशियो पूछे जा सकते हैं, तो एक एक करके, एंड दिस वन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में आता है। जो अभी बताने जा रहा हूं आपको रेशियो, राइट, लिक्विडिटी रेशियो, इससे रिलेटेड एग्जाम में आता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास करंट रेशियो। हर 5 एग्जाम में 4 बार भैया ये रेशियो तो आएगा ही आएगा, हो सकता है 100% टाइम आ जाए, आया हो, राइट। तो करंट रेशियो, करंट रेशियो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और करंट असेट्स की डिटेल्स और करंट लायबिलिटी की डिटेल्स ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करके आ रहा हूं। इसके अलावा क्विक रेशियो, अगला कौन सा रेशियो, इसी को क्विक, इसी को एसिड, इसी को लिक्विड रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज है लेकिन नाम उसके अलग अलग है। क्विक रेशियो, एसिड रेशियो, लिक्विड रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला जो भी आप रेशियो निकाल रहे हो, जैसे कि क्विक रेशियो निकाल रहे हो तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप एसिड रेशियो निकाल रहे हो तो एसिड एसेट्स डिवाइडेड बाय एसिड लायबिलिटी, और सपोज अगर लिक्विड रेशियो निकाल रहे हैं तो लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, करेक्ट। तो उम्मीद है ये फॉर्मूले भी क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये उठेगा, सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की तो डिटेल आपने बताया, बट करंट क्विक एसेट्स या फिर एसिड एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगा, तो उसके लिए चर्चा यहां कर लेता हूं। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स में से दो चीजों को माइनस कर देना। सबसे पहले तो स्टॉक, कौन सा, वो भी क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा प्रीपेड, और उसी तरीके से क्विक लायबिलिटी कैसे निकलेंगे आपकी, करंट लायबिलिटी में से एक चीज को माइनस कर देना, क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपको क्या पता चल जाएगा, क्विक लायबिलिटीज के बारे में पता चल जाएगा। किसके बारे में पता चल जाएगा आपको, क्विक लायबिलिटीज के बारे में पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को करंट रेशियो और क्विक रेशियोज का ये जो दोनों फॉर्मूला है ये क्या रहेगा, याद रहेगा, करेक्ट। चलो तो ये सेकेंड वाले रेशियो में ये दो ही आप याद रखो तो भी चलेगा। मैं एक बार आपको बता दूं, ये देखो करंट रेशियो का हमने यही फॉर्मूले की बात किए थे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो की बात किया था लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, अब इन्होंने करंट जरूर बोला है बट करंट की जगह आप वहां पर लिक्विड लायबिलिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो अगर लिक्विड या क्विक रेशियो निकाल रहे हो तो, क्योंकि तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये किससे रिलेटेड बात थी, लिक्विड। सर ये एक और नाम दिया है ना, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, मतलब लिक्विड एसेट्स में और कुछ चीजों को कम कर देना। मतलब जब आप एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स निकालोगे ना, ओनली कैश, ओनली बैंक एंड ओनली मार्केटेबल सिक्योरिटी को लेना, बस ये तीन ही एसेट्स आएंगे आपके एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स के अंदर, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। और जो करंट लायबिलिटी है वो तो आपका जैसा
लिक्विड लाइबिलिटी होंगी सेम वैसा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले के ऊपर मैंने चर्चा किया, लिक्विडिटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड। और जितनी चर्चा करवा रहा हूं उतनी ही चीजों पर आप फोकस करें। चीजें तो पढ़ने के लिए बहुत सारी है, अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूलेज बताऊं एक के अंदर तो बहुत सारे आप लोगों को, जैसे कि लिक्विडिटी के अंदर ही आप लोगों को ये इतने सारे रेशियो देखने को मिल जाएंगे। बट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से हर एक चीज यहाँ पर क्या नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, राइट। तो हम लोग जो रेलेवेंस चीजें हैं हम उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को टॉपिक्स आते हैं या रेशियोज आते हैं उनके बारे में। चलो आगे बात करें हम लोग। चलो तो आगे अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। अभी तक मैंने प्योरली दो चीज के ऊपर आपके साथ चर्चा किया, कौन कौन सी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। आपने नोटिस किया होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब हम निकाल रहे थे तो हम प्योरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट पर डिपेंड थे, और जब मैंने लिक्विड या फिर करंट रेशियो निकाला तो हम प्योरली बैलेंस शीट पर डिपेंड थे, है ना, बैलेंस शीट के आइटम पर डिपेंड थे। अब कुछ रेशियो ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस की भी लगेंगी और कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की भी लगेगी। कुछ एक्टिविटी रेशियो हो सकता है, कुछ टर्नओवर बेस्ड रेशियोज हो सकते हैं, तो वो रेशियो हम लोग कवर करने वाले हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वाले जो दो रेशियो है सभी के दिमाग में सेट हो रहे हैं। अभी तक मैंने आपके साथ पहले प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड 5 रेशियो पे चर्चा किया, फिर लिक्विडिटी से रिलेटेड 2 रेशियो पर चर्चा किया, मतलब 7 रेशियोज के ऊपर हम बात कर चुके हैं, और हम लोग 7-8 रेशियो और देखेंगे, देन फिर उसके बाद फुल फ्लैश क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे।